हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉस्ट के ही सेकंड पार्ट की, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इससे पहले हम टोटल कॉस्ट पढ़ चुके हैं और उसके पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और दोनों का समीशन होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं औसत लागत। ठीक है, तो इसके भी तीन हम पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला है एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और दोनों का समीशन होगा हमारा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? औसत स्थिर लागत, या जिसको हम एएफसी भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, उसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट या औसत लागत। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। एएफसी रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एएफसी से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत से है कि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए एक इकाई के उत्पादन के लिए हमें कितना फिक्स कॉस्ट चाहिए होगा, वो कहलाता है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, हम जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा एएफसी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो हमारा जो है शॉर्ट रन में सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो टीएफसी क्या रहता है? टीएफसी रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। तो अभी हम शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में हमारा एएफसी प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ गिरता जाएगा। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे, एएफसी जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और एएफसी हम कभी भी जीरो नहीं होता है और कभी भी एक्सेस को मीट नहीं करता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होती, यानी कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी हमारी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। इसीलिए हमारी टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होती, और टीएफसी जीरो नहीं होती इसीलिए हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा? एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन में क्यू। यहाँ पे टीएफसी क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, और क्यू क्या है यहाँ पे? प्रोडक्शन। जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे क्यू है। तो अगर हम टेबल को देखते हैं तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी हमारी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट है। तो एएफसी क्या होगा? टीएफसी अपॉन में क्यू। तो 12 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी। तो जो हमारा कर्व स्टार्ट होगा वो इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि एक्सेस को कभी मीट नहीं करेगा। फिर हमने आउटपुट इंक्रीज किया, फर्स्ट प्रोडक्शन किया, तो टीएफसी सेम रहेगा 12। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 1 12। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे हमारा कितना रहेगा? 12। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यूनिट प्रोडक्शन पे भी हमारा टीएफसी सेम रहेगा, तो हमारा एएफसी क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही आगे हम चलते जाएंगे। तो हमारा जो एएफसी कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कभी भी एक्सेस को मीट नहीं करेगा लेकिन एक्सेस के क्लोजर जाता जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एएफसी कर्व जो है वो एक्सेस के क्लोजर होता जाएगा। वो दिखाता है कि हम प्रोडक्शन को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कर्व किस तरह का बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो हमारा कर्व होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो बेसिकली क्या होता है? ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी एक्सेस को मीट नहीं करेगी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी एएफसी जो है वो कम होती जाएगी। आगे हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, यानी कि औसत परिवर्ती लागत की। ठीक है, तो औसत परिवर्ती लागत क्या होती है? इट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितनी वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत है, वो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन में क्यू। ठीक है, यहाँ पे टीवीसी जो है वो है हमारी
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो और जैसे जैसे प्रोडक्शन डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, टीवीसी अपॉन में क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है, जो हमारी एवीसी है वो शुरुआत में जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ये गिरेगी और फिर एक लेवल के बाद ये इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो एज आउटपुट एक्सपेंड्स एवीसी फॉल्स इनिशियली। तो इनिशियली क्या होता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो गिरती है, कम हो जाती है, और फिर उसके बाद एंड राइजेस आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट, कि एक लेवल ऑफ आउटपुट के बाद वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। तो एबीसी प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि के साथ घटती है और एक सीमा के बाद एबीसी बढ़ने लगती है। इसीलिए जब हम इसका कर्व देखेंगे तो कर्व किस तरह का होगा, यू शेप्ड होगा, यानी कि शुरुआत में क्या हो रहा है, कम हो रहा है और फिर एक लेवल के बाद ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। शुरुआत में हमारा जो एबीसी है वो कम होता है और उसके बाद वो इंक्रीज होता है। इसीलिए जो हमारा एबीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, यू शेप्ड कर्व होता है। एबीसी कर्व कैसा शेप्ड होता है, यू शेप्ड कर्व होता है। और ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात के नियम की वजह से ऐसा होता है। अब हम सब पढ़ चुके हैं कि परिवर्ती अनुपात का नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था, ठीक है। परिवर्ती अनुपात का नियम एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है, जब हम कांस्टेंट अपने इनपुट के साथ वेरिएबल इनपुट्स को एम्प्लॉय करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि हमारा जो कुल उत्पाद होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर मैक्सिमम होके गिरने लगता है। तो जब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है शुरुआत में, तब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, उस समय पर कम होगी, और फिर जब वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब एबीसी कर्व जो होता है वो शुरुआत में क्या हो रहा है, एबीसी हमारी शुरुआत में कम हो रही है, जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में कम होती है, यानी कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है तब वो इंक्रीजिंग रेट से यानी कि बढ़ती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक पॉइंट के बाद वो बढ़ने लगती है एबीसी, यानी कि अब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ कम हो रहा है। इसीलिए जो हमारा एबीसी कर्व जो है वो यू शेप बनता है और इसका रीजन ये क्या रहता है, परिवर्ती अनुपात का नियम, या कह सकते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर हम टेबल में देखें तो टीवीसी क्या हो रही है, टीवीसी हमारी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो ही रहती है। इसीलिए एबीसी क्या होगा, टीवीसी अपॉन में क्यू। तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट यूनिट पर हमारी जो टीवीसी है वो 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, फिर 5। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, 6 से 5 हो गई, 6 से 5 हो गई, ठीक है। यानी कि हमारी जो शुरुआत में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है और उसके बाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है इसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से हमारा जो एबीसी कर्व है वो यू शेप्ड होता है, ठीक है। शुरुआत में एबीसी घटती है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और उसके बाद एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के बाद वो इंक्रीज होने लगती है। आगे हम बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट की, या इसको एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। औसत कुल लागत, एटीसी, एसी एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होता है एवरेज कॉस्ट, इट इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। औसत कुल लागत से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत से है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्यू, या फिर AC इज इक्वल टू AFC अपॉन में ABC, यानी कि
एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समीशन ही कहलाता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये कर्व भी जो होता है ये हमारे एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वर्टिकल समीशन होता है एवरेज कॉस्ट कर्व, और यू शेप्ड ही होता है। और यू शेप्ड का रीजन सेम वही होगा हमारा, क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन यानी कि परिवर्ती अनुपात का नियम। ठीक है, इसकी वजह से ही हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ये यू शेप्ड होता है। शुरुआत में जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो डिक्रीज होगी। फिर एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद, जब ये सर्टेन लेवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। ठीक है, और ये मिनिमम कब होगी, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैक्सिमम होता है, उस समय पर हमारी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। और उसके बाद जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगेगा तब हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम टेबल में देखें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इसका समीशन कहलाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हम यूनिट ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट पे आने के बाद ये हमारी वापस से इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप होगा वो कैसा होगा, वो यू शेप्ड होगा, यानी कि यू आकृति का होगा। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम। और परिवर्ती अनुपात का नियम ये कहता है कि शुरुआत में जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स की मोर एंड मोर यूनिट्स एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ मैक्सिमम हो जाता है और फिर गिरने लगता है। तो जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और इस मिनिमम लेवल के बाद वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। इसीलिए हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड का बनेगा। एएफसी कर्व जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा एएफसी जो है वो गिरता जाएगा, लेकिन कभी भी एक्सेस को मीट नहीं करता ड्यू टू टीएफसी, क्योंकि टीएफसी हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी कुछ ना कुछ टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा रहती है, इसीलिए एएफसी कर्व कभी एक्सेस को मीट नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा एएफसी कर्व जो है वो गिरता जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में एबीसी कर्व और एएफसी कर्व दोनों गिरते हैं। ठीक है, और एबीसी कर्व जो है वो स्टार्टिंग में गिरता है और एक लेवल के बाद, एक मिनिमम पॉइंट के बाद वो बढ़ने लगता है। इसीलिए जो हमारा एबीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। एबीसी कर्व हमारा यू शेप्ड होता है और शुरुआत में हमारा एबीसी और एएफसी दोनों गिरते हैं, इसीलिए एसी कर्व भी हमारा गिरता है स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो एबीसी है वो बढ़ने लगता है। एएफसी गिर रहा है लेकिन एबीसी बढ़ने लगता है, और जो एबीसी बढ़ता है वो शार्पली बढ़ता है एएफसी के गिरने से। तो एएफसी धीमी गति से गिरता है लेकिन एबीसी जो है वो तेजी से बढ़ता है, इसीलिए हमारा जो एसी कर्व है ये इंक्रीज होने लगता है। एक मिनिमम लेवल के बाद हमारा एसी कर्व इंक्रीज होने लगता है और एसी और एबीसी दोनों ही यू शेप्ड होते हैं। एसी में हमारे इंक्लूड होते हैं दोनों कर्व, एएफसी एंड एबीसी। इसीलिए जब हमारा एबीसी और एएफसी दोनों गिरते हैं तो शुरुआत में एसी भी गिरता है, लेकिन उसके बाद एबीसी तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू एएफसी। जितनी तेजी से गिरता है उसके कंपेरेटिवली एबीसी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसीलिए एसी जो है वो बढ़ने लगता है एक मिनिमम पॉइंट के बाद। अब हम बात करते हैं एसी, एबीसी और एएफसी के बीच के रिलेशनशिप की। तो
जो एसी कर्व है वो हमेशा क्या होता है, एबीसी कर्व के ऊपर लाई करेगा। एसी कर्व ऑलवेज लाई अबव द एबीसी कर्व, क्योंकि जो एसी है उसमें हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर एएफसी और एबीसी दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बिकॉज AC at all the levels of output includes both ABC and AFC, और AFC हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए AC कर्व हमेशा ABC कर्व के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। सेकेंड जो इनके बीच का रिलेशनशिप है वो है कि ABC reaches its minimum point at a level of output lower than that of AC, कि जो ABC है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर, ठीक है, कम आउटपुट लेवल पर पहुंच जाता है, जबकि AC जो है उसका जो आउटपुट लेवल होता है उसके मिनिमम पॉइंट पर वो ज्यादा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ABC अपने मिनिमम पे होता है, ठीक है, सपोज सी पॉइंट C है, तो जब ABC अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है तब भी AC जो है वो गिर रहा होता है बिकॉज ऑफ रैपिड डिक्रीज इन AFC, कि AFC तेजी से गिर रहा है, इसीलिए जब ABC अपने मिनिमम पे रहेगा तब भी AC जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो ABC है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर कम आउटपुट लेवल पे होता है और AC जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर ज्यादा आउटपुट लेवल पर होता है, ठीक है। थर्ड जो रिलेशनशिप है वो है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा AC और ABC के बीच का जो गैप है, जो ये गैप है ये डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एज आउटपुट इंक्रीज द गैप बिटवीन AC एंड ABC कर्व डिक्रीज बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ AFC, क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप क्या होता है, AFC होता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा AFC की वजह से इन दोनों के बीच का गैप कम होता जाएगा, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज AFC कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC एंड ABC।